प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात यह है कि हमारे व्याकरण के लगभग सारे वीडियोस आधे घंटे से 1 घंटे के बीच के होंगे, लंबे वीडियोस होंगे। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझना है, हिंदी का अपना बेस बनाना है, तो आपको थोड़ा धैर्य के साथ ये सारे पूरे देखने होंगे। पूरे वीडियोस आप देखेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा, तभी इसको देखने का फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि मैं सभी टॉपिक्स के वीडियोस क्रम से डालूंगा, सीरियल वाइज, और आपको उन्हें सीरियल वाइज देखना है। एक टॉपिक दूसरे के साथ जुड़ा होगा, तो आप जब क्रम से उसको देखेंगे तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ये आपको बातें ध्यान रखनी है। लंबी वीडियोस होंगी, लेकिन धैर्य रखना होगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ण संयोजन। प्रिय विद्यार्थियों, वर्ण परिचय हम पढ़ चुके हैं। वर्णों से मिलकर किस प्रकार शब्द बनते हैं, हमें इसकी जानकारी लेनी है, और इसी को वर्ण संयोजन कहते हैं। यानी वर्ण संयोजन का अर्थ है कि वर्णों का संयोग करके उनसे शब्द किस प्रकार बनते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, वर्ण संयोजन। देखिए, जो हमारे स्वर होते हैं, वर्णों में हमने सबसे पहले पढ़ा था स्वर, ठीक है। मैं यहां एक बार फिर से लिख देता हूं। स्वर 11 हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। अब आप देखेंगे इन स्वरों की मात्राएं होती हैं। मात्राएं हमेशा स्वरों से बनती हैं, व्यंजन से कोई मात्रा नहीं बनती। स्वरों से मात्रा बनकर व्यंजनों में जुड़ जाती है। अभी आप देखिए, जो अ स्वर है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ स्वर की मात्रा होती है ये, ठीक है। छोटी ई की मात्रा होगी जो वर्ण से पहले लगेगी, इस तरह से। बड़ी ई की मात्रा वर्ण के बाद में जुड़ेगी, इस तरह से। छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से होगी। बड़े ऊ की मात्रा ऐसे होगी। री की मात्रा ये है, आप देखिए ध्यान से। ए की मात्रा, जिसके ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा कुछ, ये ए है, और इसकी मात्रा ये ऊपर एक होती है, ठीक है। ये जो ऐ आपको दिख रहा है, जिसके ऊपर आपको एक मात्रा पहले से लगी दिख रही है, इसकी 2 मात्राएं इस तरह से वर्ण के ऊपर लगती हैं। ओ की एक मात्रा होती है इसकी तरह ही, लेकिन ये पहले डंडा लगेगा और उसके साथ एक मात्रा, ये ओ की मात्रा है। इसके बाद ये डंडे के साथ 2 मात्राएं लगेंगी, ये औ की मात्रा है। तो आप देखेंगे जो 11 स्वर हैं, इन 11 स्वरों में से 10 स्वर ऐसे हैं जिनकी मात्रा होती है। एक अ स्वर ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। अब बच्चों आप देखिए, जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजनों का जो मूल रूप है वो ये है, हल चिन्ह लगा होता है, जैसे क, ख, ग, घ, ङ। ये इनका मूल रूप है। कोई भी आप व्यंजन ले लीजिए, उसका मूल रूप जो होता है वो हल चिन्ह से युक्त होता है। च, छ, ज, झ, ञ। ऐसे ही हमारा पूरे वर्ग हो जाएंगे। वर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन के बाद ऊष्म व्यंजन होंगे। तो देखो बच्चों, ये जो क व्यंजन है, हम एक व्यंजन को ले लेते हैं और उस एक व्यंजन में बारी बारी से सभी स्वर जोड़ते जाएंगे। इससे हमें पता चलेगा कि व्यंजन में जब स्वर की मात्रा जुड़ती है तो किस तरह का परिवर्तन आता है। देखिए, हम पहले लेते हैं एक क व्यंजन को।
क व्यंजन है, इसमें जब हम अ स्वर को जोड़ेंगे तो क्या परिवर्तन आएगा, ये क पूरा हो जाएगा, यहां से हल चिन्ह हट जाएगा। कल मैंने बताया था कि जिस भी व्यंजन को ये हल चिन्ह लगता है उसका मतलब होता है कि उस व्यंजन में कोई भी स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। अब जब इसमें हम अ स्वर जोड़ रहे हैं तो ये हल चिन्ह हट जाएगा। ठीक है, तो ये क ऐसे हो गया। अब इस क को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये एक वर्ण नहीं है, ये दो वर्णों से बना हुआ है। इसमें दो वर्ण कौन से हैं, एक तो क और एक अ। इसको बोलेंगे क, इसको बोलेंगे क, क्योंकि इस क के अंदर ये अ जुड़ चुका है। ठीक है, अ जुड़ने से क जो है वो पावरफुल हो गया है, तो ये बन गया क। अब इस क व्यंजन में हम आ स्वर जोड़ेंगे तो क्या होगा, का। क को आ की मात्रा लग गई। अब आप देखिए, जब क में आ की मात्रा है तो इसमें अ नहीं है। क अकेला व्यंजन है, इस एक व्यंजन के साथ एक समय में एक ही स्वर जुड़ सकता है। कई बच्चे करते हैं कि क में आ भी है और क में अ भी है, तो यहां क में अ नहीं है, क्योंकि आप देखें क व्यंजन था, उसमें हमने आ जोड़ा, अ तो कहीं आया ही नहीं, आ जोड़ा, आ जोड़ने से ये का बन गया। ठीक है, अब क व्यंजन में आप इसी तरह छोटी ई जोड़ेंगे तो इसको कि ऐसे लिखा जाएगा। क में जब आप बड़ी ई जोड़ेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। क में छोटा ऊ जोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा। क में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। इसी प्रकार हम बारी बारी से सभी स्वरों को क व्यंजन में जोड़ते जाएंगे। अब री की बारी है, जब क में री जोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क में हम जोड़ेंगे ए जोड़ने से इसकी जो मात्रा होती है वो ये होती है, तो क में ए जुड़कर ऐसे हो जाएगा। क में ऐ स्वर जुड़ेगा, ऐ, तो ये ऐसे बन जाएगा कै। और क में ओ स्वर जुड़ेगा तो को बन गया। क में औ स्वर जुड़ गया तो ये कौ बन गया। ठीक है, इस तरह से हमने सारे स्वर जोड़ दिए। अब इन व्यंजनों में अयोगवाह भी जुड़ते हैं। अयोगवाह कल मैंने बताए थे, अयोगवाह दो होते हैं, एक तो अंग और एक अह। ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है, ये दोनों भी व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं। अगर क के साथ हम अंग को जोड़ेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और क के साथ जब अह को जोड़ेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने एक व्यंजन में बारी बारी से सारे स्वर जोड़ दिए। उन स्वरों को जोड़ने से उनकी मात्राएं उसके साथ जुड़ गई, और अयोगवाह भी जोड़ दिए, और अयोगवाह जोड़ने से वर्णों में इस तरह का परिवर्तन आ गया है। ये आपने क के साथ जोड़ा, आप च, ट, ठ, प, ह किसी भी व्यंजन के साथ ये स्वर आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने इनको जोड़ना सीख लिया है, अब हम कुछ ऐसे समूह लेंगे वर्णों के जिनको जोड़कर हम शब्दों का निर्माण करेंगे। अभी आप देखिए, जैसे हमारे पास शब्द है, ये समूह है क जमा अ जमा र जमा अ। तो देखिए क आधा है और उसमें अ जुड़ गया तो क पूरा हो गया। फिर र आधा है, उसमें अ जुड़ गया तो र पूरा हो गया। इस तरह से इन वर्णों के समूह से इस शब्द का निर्माण हो गया। अब आप मान लो एक शब्द लीजिए, ये है आपके पास ध जमा अ जमा र जमा अ जमा त जमा ई। अब देखिए ध में अ जुड़ गया तो ध
पूरा हो गया। र में अ जुड़ गया तो र पूरा हो गया। त में बड़ी ई जुड़ गई तो त लिखकर उसमें बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। अब आप देखिए हमारे पास शब्द है, मान लो द, ये समूह है वर्णों का, द जमारी श ट ई। अब इसको आप किस तरह से जोड़ेंगे? द व्यंजन में री स्वर जुड़ा तो ये ऐसे हो गया, द को री की मात्रा लग गई। श आधा है, श में कोई भी यहां स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, नहीं जुड़ा हुआ तो श आधा है, तो श को आधा लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद ट में ई स्वर जुड़ा हुआ है। बच्चों जब ट लिखेंगे और उसको ई की मात्रा लगाएंगे तो ई की मात्रा यहां से नहीं आएगी, यहां से नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब किसी व्यंजन पे छोटी ई की मात्रा लगती है तो अगर उस व्यंजन से पहले आधा वर्ण हो, आधा व्यंजन हो, तो छोटी ई की मात्रा उस आधे व्यंजन से पहले शुरू होकर और उसके ऊपर जाती है, ऐसे। तो दृष्टि ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं। इसमें आगे और देखिए, जैसे हमारे जो व्यंजन हैं अगर वो आधे हों और उनके तुरंत बाद र व्यंजन आ जाए तो किस तरह से परिवर्तन आता है। जैसे हमारे पास शब्द है, ये हम इस तरह से लेते हैं, क जमा अ, र, म और अ। अब इसको हम जोड़ेंगे तो किस तरह का शब्द बनेगा? क में अ जुड़ेगा तो क पूरा हो जाएगा। अब र के बाद कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब र आधा है, और आधा र हमेशा व्यंजन के ऊपर लगता है। कौन से व्यंजन के ऊपर लगेगा? अगले व्यंजन के ऊपर, इसके पिछले व्यंजन के ऊपर नहीं लगेगा। जैसे क और अ मिलकर क बन गया तो र यहां नहीं लगेगा। ठीक है, र बाद में लगेगा। बाद में क्यों लगेगा? क्योंकि र का उच्चारण कहां हो रहा है? र का उच्चारण होता है क के बाद। आप देखेंगे क के बाद इसका स्थान है, इसका उच्चारण क के बाद होगा, और क के बाद उच्चारण करने के लिए अगले वर्ण पर लिखेंगे तब क के बाद उच्चारण होगा। क्योंकि र जिस वर्ण के ऊपर लिखा जाता है उस नीचे वाले वर्ण को बोलने से पहले र को बोला जाता है। ठीक है, जैसे अब ये क और अ मिलकर क बन गया, र आधा है, म और अ मिलकर म पूरा हो जाएगा, तो ये जो र है ये इस अगले वर्ण के ऊपर जाएगा यहां। ठीक है, और र हमेशा नीचे वाले वर्ण से पहले बोला जाता है, इसलिए क के बाद बोलेंगे र और र के बाद म। ऊपर जो र होता है वो हमेशा आधा होता है, उसमें कोई स्वर नहीं होता। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। आप एक शब्द ले सकते हैं, जैसे ये है अब ये शब्द है, यहां आप देखिए म और आ, म व्यंजन में आ स्वर जुड़ गया तो मां बन गया। र के बाद कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब र आधा है, इसको हम बाद में लिखेंगे। म में छोटी ई जुड़ गई, ये छोटी ई जुड़ गई। अब वो जो हमने र छोड़ दिया था वो यहां लिख देंगे। ठीक है, और क में अ जुड़ गया, क, ऐसे हो गया। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको बता रहा हूं कि जहां र आधा आ जाए, कई बार क्या होता है, अब यहां तो क्या है कि र आधा है, र से पहले पूरा है, यानी कि स्वर दिया हुआ है। हम ऐसे उदाहरण लेते हैं जहां र के साथ तो स्वर हो लेकिन र से पहले जो व्यंजन है उसमें कोई भी स्वर न हो। जैसे क जमा र जमा अ जमा म जमा अ। जैसे एक और लिखता हूं मैं यहां, द जमा र जमा अ जमा व जमा अ। अब आप देखिए यहां क आधा है और उसके बाद र अ, र में अ आ गया, र पूरा हो गया, क आधा है। तो क आधा है और र पूरा है तो इसको ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखने का मतलब होता है कि ये जो क है
ये आपको देखने में पूरा लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये आधा है, क्योंकि इस क में कोई भी स्वर नहीं है। र आपको बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये र में स्वर जुड़ा हुआ है, अ स्वर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्र हो गया, म में अ जुड़ेगा तो म हो जाएगा, ऐसे पूरा। इसी तरह द, र, अ, द में कोई स्वर नहीं है, र में अ है, तो द में कोई स्वर नहीं है, तो द के पैर में द आधा होगा, उसके पैर में र आ जाएगा, द्र, और व में अ जुड़ गया, द्रव। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं हम, श जमा उ जमा द जमा ध जमा अ। ठीक है, अब आप देखिए श व्यंजन में उ स्वर जुड़ गया, छोटा उ है, जो स्वर दिया हुआ है उसी की मात्रा लगा देंगे, छोटा उ आ गया। द के बाद ध है, ध के बाद अ है, यानी द व्यंजन में कोई स्वर नहीं है। नहीं है इसका मतलब द आधा है, आधा है तो इसके पैर में र आएगा, ये ध आएगा। ठीक है, ध में अ है, ध यहां लगा देंगे ऐसे। ठीक है, ये बन गया शुद्ध। हमेशा ध्यान रखें, जब भी किसी व्यंजन के पैर में कोई और व्यंजन लिख रखा हो, जैसे द्वारा शब्द है, ये जो शुद्ध शब्द है, ठीक है, या प्रभाव शब्द है, ठीक है, जब एक व्यंजन ऊपर हो और एक व्यंजन नीचे हो, जैसे ये ऊपर है ये नीचे है, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है ऊपर वाला व्यंजन आधा होता है, ऊपर वाला व्यंजन आधा होता है। आधा का मतलब है कि उसमें कोई भी स्वर जुड़ा हुआ नहीं होता, और जो नीचे वाला व्यंजन होता है, नीचे वाला व्यंजन पूरा होता है, यानी कि कोई भी स्वर होगा वो नीचे वाले व्यंजन में जुड़ा होगा, ऊपर वाले में नहीं जुड़ा होगा। ठीक है, हमारे जो टवर्ग के वर्ण हैं, टवर्ग के वर्ण ट, ठ, ड, ढ, इनमें एक अलग बात है। अलग बात क्या है कि अगर ये चारों वर्ण आधे हों, यानी उनमें कोई स्वर ना हो, और उसके तुरंत बाद र आ जाए और र में स्वर हो, तो हम क्या करते हैं, र को इनके साथ इस तरह से लगा देते हैं। ये केवल इन चारों में लगता है और किसी में नहीं लगता। मैंने देखा है कई बार बच्चे इंद्र शब्द लिखते हैं तो ऐसे करके ऐसे और ऐसे ऐसे कर देंगे, ये गलत है। ठीक है, द के नीचे आप र लगा रहे हैं, ऐसे नहीं लगाएंगे, यहां पर र लगाएंगे। हम बात कर रहे हैं ये जो र का रूप है, ये र का रूप केवल इन चार वर्णों के साथ लगता है और किसी भी वर्ण के साथ कभी नहीं लगता। ठीक है, इसमें कब लगेगा, जब ये आधे होंगे और इनके बाद आने वाला र पूरा होगा। अब जैसे मान लो एक शब्द है, अब देखिए र आ, र व्यंजन में आ जुड़ गया तो रा बन गया। श में कोई स्वर नहीं जुड़ रहा है, श आधा है, तो यहां बच्चों आधे रूप में लिखेंगे, ऐसे पूरा लिख के हल चिन्ह नहीं लगाएंगे, आधे रूप में लिखेंगे। फिर ट आधा है, ट में कोई स्वर नहीं है, र में अ है, यानी कि र पूरा है, तो आधा ट और पूरा र, तो ट ऐसे आ जाएगा और र जो है वो ऐसे लगेगा। ये हुआ राष्ट्र शब्द। अब एक बात देखिए, यहां एक मैं और उदाहरण दे रहा हूं, म जमा अ जमा ट जमा अ जमा र जमा अ। यहां देखिए म में अ जुड़ा, म पूरा हो गया, यानी इस म में अ स्वर है। ट में अ जुड़ा तो ट पूरा हो गया, र में अ जुड़ा तो र पूरा हो गया। अब यहां जो र है वो ट के नीचे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि
ट में अ स्वर जुड़ा हुआ है। यहां आप देखेंगे कि ट में कोई स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। ट आधा है इसलिए ये ऊपर चला गया और र इसके नीचे आ गया। यहां ट में अ स्वर था इसलिए ट पूरा लिखा गया है और र भी पूरा लिखा गया है। आशा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जैसे अब एक शब्द होता है, मैं यहां आपको बताऊंगा और उदाहरण देता हूं। जैसे ये है प जमा ऊ जमा ड जमा र जमा अ। ये देखिए आप क्या बनेगा, प में ऊ स्वर जुड़ेगा और ऊ स्वर के ऊपर बिंदु भी है, अनुस्वार भी है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। प में ऊ जोड़ दिया, ऊपर अनुस्वार था तो अनुस्वार लगा दिया। ठीक है, ड व्यंजन है, इसमें कोई स्वर नहीं है और र में अ है, यानी कि ड व्यंजन आ गया आधा और बाद में र है, तो ड को ऊपर लिख के उसके नीचे र ऐसे लगाएंगे। पुंड्र, ये शब्द है पुंड्र। पुंड्र का अर्थ होता है सफेद कमल। देखो बच्चों, कल मैंने बताया था ये जो शब्द फ है, फ, इसको ये अरबी फारसी का है और हम आम तौर पर इसमें नुक्ता नहीं लगाते। जब भी हम सफेद शब्द लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, जबकि ये अरबी फारसी भाषा का शब्द है और इसमें यहां नुक्ता आता है सफेद, ना कि सफेद। अगर नुक्ता नहीं लगाया तो ये बन गया सफेद। अब आप बोलकर देख लिया करें, जिस शब्द को आप फ बोलते हैं वहां फ लिखा करें और फ भी उसी को बोलना है जिसके नीचे नुक्ता लगा हो। ठीक है, तो यहां एक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं त और श व्यंजन की। इन व्यंजनों में क्या विशेष बात है, मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं। दो व्यंजन हैं, त और एक श। इनमें अलग बात क्या है, जब त के बाद र जुड़ता है, जैसे आधा त हो और र और अ ऐसे हो, तो क्या होगा, इस त का रूप बदल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये जो र है वो ऐसे लग जाएगा, तो ये बन जाएगा त्र। ये त्र कब बनता है, जब आधा त और पूरा र। कल जैसे हमने संयुक्त व्यंजन बताए थे, तो उन संयुक्त व्यंजनों में हमने बताया था कि आधे त के बाद र आता है तो त्र बनता है संयुक्त व्यंजन। इसी तरह जब ये श है, शलगम वाला श, इसमें जब र जुड़ता है तो ये जो श है इसका रूप बदल जाता है, इसका रूप बदलकर ऐसा हो जाता है। ये जो आप श देख रहे हैं ये यही श है, केवल बाद में र आने से इसका रूप बदला हुआ है और ये पैर में र लग गया, ये बन गया श्र। ये भी संयुक्त व्यंजन है। यहां एक बात और जरूरी है आपको बतानी, जो ये श व्यंजन है ये दो बार अपना रूप बदलता है। ठीक है, कैसे, जब श में र जुड़ता है और जब श में री स्वर जुड़ता है। ये श व्यंजन में र व्यंजन जुड़ रहा है, ये श व्यंजन में री स्वर जुड़ रहा है, तो जब श में र जुड़ेगा तो इस श का रूप ऐसे हो जाएगा, सिर्फ ऐसे, और ये जो र है वो यहां लगता है तब ये श्र बन जाता है। और इस श में जब री जुड़ेगा तो फिर से इस श का रूप ऐसा हो जाएगा और री जो है वो यहां लग जाएगा। अब यहां जो र लगने वाला र है, जैसे हम श्रृंगार शब्द में कई बार ऐसे लिख देते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे पास ये श भी है, ये श, और हमारे पास ये र भी है और हमारे पास ये री भी है। ठीक है, तो जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। हमारे पास क्या है, श्रृंगार, श है और री की मात्रा है, तो श ऐसे लिखा जाएगा और री की मात्रा लगेगी तो ये इस तरह से श्री बन जाएगा। ये श व्यंजन केवल दो बार रूप बदलता है। आपने पुरानी किताबें देखी हो
तो आपको विश्व शब्द ऐसे दिखाई देगा, ऐसे। श्वास शब्द है आपको ऐसे मिलेगा कई जगह। अब भी जब हम मोबाइल पे व्हाट्सएप वगैरह पे टाइप करते हैं तो इस तरह से बन जाता है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रूप है, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूं। ये जो रूप है, ये यही रूप तो है, और ये वह है। श के पैर में वह लगा हुआ है, ये देखो आप, यही रूप है, और यहां वह लगाया हुआ है। हम भी कह रहे हैं कि ये यही रूप है, ये श का, और हम यहां र लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि श 2 बार रूप बदलता है, जब र जुड़ता है और जब री जुड़ता है। आप कहेंगे वह जुड़ता है तो भी नहीं, ये पुरानी हिंदी है। पहले श के साथ जब वह जुड़ता था तो भी श अपना रूप बदलता था। अब ऐसा नहीं है। वर्तमान हिंदी में श का रूप केवल 2 ही बार बदलता है, तीसरी बार नहीं बदलता, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। इससे आगे देखिए, जैसे हमारे पास शब्द है क जमा श जमा अ जमा म जमा आ। अब आप देखिए, क आधा है, उसके बाद श आ गया, फिर अ आ गया। अब आप इसको ऐसे लिख दें कि क आधा हो गया, फिर श में अ अड़ गया, श ऐसे लिख दिया, और म में आ लगा दिया तो माँ ऐसे लिख दिया। ये गलत है। जब भी आधे क के बाद श आता है तो आप इनको ऐसे नहीं लिख सकते। ये जो क है और श, ये दोनों व्यंजन मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं। और वो नया व्यंजन कौन सा है? इनकी जगह जो आएगा वो क्या है? वो है क्ष। क्ष इनकी जगह आ जाएगा और ये मां, तो ये बन जाएगा क्षमा, ठीक है। जैसे मान लो एक शब्द है हमारे पास क जमा अ जमा क जमा श जमा आ। अब आप देखिए, क में अ जुड़ गया, क पूरा हो गया। अब क आधा है, फिर श आ गया, फिर आ गया, फिर हम इसको ऐसे लिख दें कक्षा। उच्चारण वही रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जब भी आधे क के बाद षटकोण वाला श आएगा तो ये दोनों व्यंजन मिलकर क्ष व्यंजन का निर्माण करेंगे। तो ये हो जाएगा ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह मान लो हमारे पास शब्द है ये ज य आ न अ। तो ज जमा य जमा आ, तो ज आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है, हम इसको ऐसे लिख दें। य में आ जुड़ गया तो हम इसको ऐसे लिख दें यहाँ, और न में अ जुड़ गया तो ना। ये गलत है। जब भी आधे ज के बाद य आएगा तो ये दोनों मिलकर ज्ञ बन जाएंगे, और आ की मात्रा और न इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ वर्ण संयोजन। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि वर्ण संयोजन का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आपने सीखा कि किस तरह से वर्णों को आपस में जोड़कर उनसे शब्द का निर्माण किया जाता है। आप ये ना सोचिए कि यह टॉपिक बहुत आसान है और आपको क्यों करवाया गया है। ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारी नींव है। जब हमें यही नहीं पता होगा कि कौन सा वर्ण ऐसा है जिसमें स्वर है, किसमें नहीं है, किस व्यंजन में कौन सा स्वर है, जब तक हमें इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक हम उसको आगे हिंदी को समझ नहीं सकते, हमारी भाषा का आधार नहीं बन सकता, शब्दकोश को नहीं समझ सकते, संधि को नहीं समझ सकते। तो हर एक वीडियो को आप बड़े प्यार से, धैर्य से देखें और उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।